भाइयों, थोड़ा शांत हो जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ। आप कुछ तकलीफ मत करो, सिर्फ चुपचाप रहो। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले जिन लोगों ने महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की गाथा स्थापित की है, उन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मां बहनें हैं, युवा है और समाज के कुछ नेता भी यहां पर मौजूद है। बाला बच्चन दादा, डॉक्टर हीरा अलावा, यादव दादा, लक्ष्मण सेनानी और हमारे मंडलोई दादा, ऐसे और भी लोग हमारे बीच में बुजुर्ग है, गजानन दादा, बाकी ये जो लोग बैठे हैं ये सब समझदार लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये 15 नवंबर का जयंती का कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासियों की सामाजिक पंचायत है। और ये पंचायत में सच बोलना जरूरी है और सच वैसा बोला जाए जो जरूरी है समाज के लिए। मैं बिरसा मुंडा जी के बारे में बाद में बोलूंगा। पहले जो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बात करते हैं हम। आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक हलफनामा भेजा है 1993 में, जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और साथ में यह लिखा गया है कि यहां एक बड़ी संख्या भील वंश के लोगों की है और वो जो भील वंश के लोगों की भाषा है उसमें संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं, वो संस्कृत से मिलता जुलती उनकी भाषा है, इसलिए भील आदिवासी नहीं है। ये बात का क्या मतलब है? एक तरफ भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और दूसरी तरफ यह बोला जाता है कि जो भील वंश के लोग हैं ये आदिवासी नहीं है। भारत का संविधान यहां के भील, बारेला, बिलाला, दरबार, गावी, जितने भील वंश के लोग हैं सबको आदिवासी की मान्यता देता है। लेकिन यही भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अपने नेताओं को तो हवा भी नहीं है इसकी। ये काम ही नहीं रहेगी तो तुम क्या कर लोगे? किसके लिए इलेक्शन लड़ोगे? जब ये कौमी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अपने आने वाली पीढ़ी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? तुम्हारी कौम को आखिरी बार समाप्त करने का, देश के नक्शे से खत्म करने का षड्यंत्र चालू है और हमारे बड़े बड़े नेता चुप है, पार्लियामेंट में चुप है। खुलेआम देश का प्रधानमंत्री आदिवासियों को जनजाति बोल रहा है, खुलेआम। भारत का संविधान आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदिवासियों को आदिवासी बोलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव लिख रहे हैं क्योंकि वो आपकी पहचान से आपको पुकारना नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि इस देश में आदिवासी आदमी और आदिवासी संस्कृति जिंदा रहे। अब 2025 में अंतरराष्ट्रीय संविधान बनेगा और उसमें भील जनजाति नहीं रहेंगी तो इन बच्चों का क्या होगा, ये आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इस पे बात करो। इस लड़ाई को कैसे लड़ोगे? अरे अब तो तुमको आदिवासी नहीं है ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हैं लोग। भील कम्युनिटी को, भील वंश के लोगों को आदिवासी नहीं है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन भील वंश के लोगों के पास में है।
ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। ताली अभी बजाओगे, बाद में रोओगे, क्योंकि इनकी नजर तुम्हारे जमीन पर है। जब तक के तुम आदिवासी हो, तुम्हारी मां बहनें सुरक्षित है, तुम्हारा आरक्षण सुरक्षित है, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा सुरक्षित है, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, पेट में रोटी है, पास में जमीन है। जिस दिन आप आदिवासी पहचान से खत्म हो जाओगे, आपको यह भी नसीब नहीं होगा। क्या कर रहे हैं? ताइली के 50 संगठन बना लिए। अबे समझेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? उसको नाचना तो सिखा दिए, लड़ना कब सिखाएंगे? उसके दिमाग में यहां पे चल रहे षड्यंत्र के बारे में कैसे बताओगे तुम? जितनी पब्लिक यहां पर बैठी है ना, इतने तो लोग आरएसएस में आदिवासियों के काम कर रहे हैं। समाज आदिवासियों का, लेकिन उसके दिमाग में सोच आरएसएस की। बच्चा आदिवासी का, लेकिन उसके दिमाग में सोच किसी महाजन की, किसी पंडित की, किसी देशपांडे की, किसी शर्मा की। अबे बच्चा तुमने पैदा किए, उसके दिमाग में सोच भी तुम्हारी होनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सोच का कारखाना ही नहीं है। क्या सोच डालोगे तुम? बिरसा मुंडा भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। टंट्या भील भगवान था, 2 अगरबत्ती लगा दे। ये जो गाथा आपने स्थापित की है, इन दोनों का क्या संबंध था मैं बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बिरसा मुंडा की उम्र 14 साल थी जब महामानव महाविद्रोही भगवान टंट्या भील को गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रिटिश रिपोर्टर है जिसका नाम है जॉन कैनी। वो जॉन कैनी की रिपोर्ट है, उसमें उसने लिखा कि 5 लाख लोग, उससे ज्यादा, जगह जगह पर भगवान टंट्या भील का दर्शन करने के लिए खड़े थे। वो दूसरी बात लिखा कि इतनी भीड़ और इतने लोग तो किसी भगवान को भी देखने नहीं आते। और तीसरी बार उसने लिखा कि ये कोई क्रिमिनल ड्राइव नहीं दिखता है, ये तो आदिवासियों का भगवान दिखाई देता है। ये अंग्रेज बोलता है, और यहां के प्रस्तावित लोग आदिवासियों को बोलते हैं चोर है, डकैत है। और इनके साथ साथ हमारे भी कुछ अधिकारी कर्मचारी देश आए ने, उनको ज्यादा अकल आ गई है। वो भी बिरसा टंट्या मामा को वो लोग भी बोलते रहे वो तो डकैत था, जैसे तेरे बाप ने इतिहास लिखा है। अबे तेरा भगवान है वो। तेरे पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जितने भील वंश के लोगों के पास जमीन है, केवल टंट्या मामा की वजह से, टंट्या भील की वजह से। लाखों हेक्टेयर जमीनें आदिवासियों को मिली। ये टंट्या मामा की देन है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ब्रिटिश टाइम अखबार में एक आर्टिकल आया, ए लिविंग गॉड ऑफ आदिवासी रॉबिन हुड हैज ग्रैब्ड। एक जीवंत भगवान, जीवित भगवान आदिवासियों का रॉबिन हुड टंट्या भील को पकड़ लिया गया है। ये पेपर कटिंग बिरसा मुंडा ने कलेक्टर ऑफिस में पड़ी। ये जॉन हैंड्रॉप ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो बहुत कमेंट्स होते हैं, सतीश भाऊ ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। तो जॉन हैंड्रॉप ने लिखा है कि बिरसा मुंडा ने पढ़ा, 14 साल की उम्र में पढ़ा, और बोला कि जो अधूरा काम भगवान टंट्या भील ने करके छोड़ा है हमारे लिए, मैं उसको पूरा करके ही मरूंगा। वहां उदाहरण देने लग गया वो कि आदिवासी आदमी रॉबिन हुड भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। और टंट्या भील ने जिस आंदोलन को बीच में छोड़ के गए थे, उसी आंदोलन को बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया। वही आंदोलन था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, मध्य प्रदेश से लेकर तो झारखंड तक। दूसरे विश्व युद्ध में भी इतने लोग मारे नहीं गए जितने आदिवासियों को मारा गया।
उसी आंदोलन की वजह से तुम्हारे बीच में एक कानून आया जो ब्रिटेन में बनाया गया। सरकार घबरा गई थी, यहां के जमींदार घबरा गए थे, यहां के उच्च वर्णीय लोग घबरा गए थे। इतने लोग लाखों की संख्या में इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे और वो कानून बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको 1898 का कानून बोलते हैं, जिस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं रहता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं होती। अभी तक तो लूट डालते थे साहूकार की। ये टंटा मामा की देन है, ये बिरसा मुंडा की देन है। भाइयों, इनके आंदोलन की वजह से पेशवाओं ने तो भील कम्युनिटी को, महादेव कोड़ियों को, गोंड को, कोरकुओं को क्रिमिनल ट्राइब बोला। गुनेगारी जमात, पैदा ही हुआ आदमी तो उसका बच्चा गुनेगार हो जाता था। एक भील आदमी को जब शहर में देखा जाता था और उसको मार भी दिए तो दूसरे आदमी पे एक्शन नहीं होती थी, एफआईआर नहीं होता था, क्योंकि वो क्रिमिनल ट्राइब था। आज भी टंटा मामा का नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, भारत के शहीदों की लिस्ट में नहीं है। यह सच्चाई है। ऐसा कानून किसी कौम के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना है, और यही तैयारी चालू है। अब तो ये साफ भाषा में बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है और भील वंश के लोग तो आदिवासी नहीं है। 75 साल हो गए भारतीय संविधान को बनते। 75 साल में हमारा समाज केवल 2% विकसित हुआ है। 98% आदिवासी समाज आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। 78 साल के बाद, राष्ट्रीय संविधान के बाद अब अंतरराष्ट्रीय संविधान बनने जा रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर वहां भील कम्युनिटी का, भील वंश के लोगों का उल्लेख नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा ये बताइए। ये लड़ाई को कैसे लड़ोगे तुम? तुम्हारे बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाओगे? इसके लिए कोई नेता की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर तुम्हारे को कोई चीज काम आएगी तो यही शहीदों का आंदोलन काम आएगा, इन्हीं की विचारधारा काम आएगी, इन्हीं का मिशन काम आएगा। आपके पास कुछ नहीं है, केवल जमीन थी तो 5, किसी का 10 एकड़ थी तो 2 बेटे 5 एकड़, उनके 2 बेटे, ऐसे बढ़ गई जमीन। अब नौकरियां भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ये जो दिख रहा है, हमारे लोगों को देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं। उनकी नजर में क्या है मालूम है? ये सबसे बड़े मजदूरों की मंडी बोलते हैं। वो आदिवासी क्षेत्रों को मंडी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का हर एक आदिवासी के बाद दूसरा आदिवासी मजदूर है। मजदूर है, वो कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। हर एक दूसरा आदमी आदिवासी जो है वो मजदूर है, उसके खाने के लाले हैं। गवर्नमेंट का रिसर्च है 8 रुपए 80 पैसे एक आदिवासी आदमी रोज कमा रहा है। अबे 8 रुपए 80 पैसे कमाने वाला आदमी जिंदा कैसे रहेगा, इस पर बात करो। हमारा नेता पार्टी की बात करता है, संगठन की बात करता है, अबे समाज की कब करोगे तुम? इतनी बड़ी तकलीफ आ गई है हमारे सामने। ऐसा षड्यंत्र किसी कौम के साथ नहीं हुआ जो भारत में आदिवासियों के साथ में हो रहा है, विशेष करके भील कम्युनिटी के साथ हो रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है, सब कौन से रास्ते से ले जाओगे तुम अपने समाज को? कौन बचाएगा तुमको? अरे तुम्हारी तो राष्ट्रपति है, अभी राष्ट्रपति आदिवासी। अब इससे बड़ा कौन सा आदमी बनाओगे तुम? राष्ट्रपति के बाद कोई पद है क्या देश में? तुम्हारा राष्ट्रपति होने के बाद तुमको आदिवासी बोलने से कतरा रहा है, खुद को आदिवासी बोलने से कतरा रहा है। यह बड़ी बात है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो अपने आप को आदिवासी नहीं बोलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गढ़चिरौली में, बस्तर में, वहां पे लड़की 13 साल की लड़की अपने हाथ में बंदूक उठाती है और बोलती है कि मैं आदिवासी हूं, इस देश की मालिक हूं। लेकिन बदले में क्या मिलता है उसको? बदले में क्या मिलता है? जिस क्षेत्र में बुखार की गोली नहीं रहती है, उस क्षेत्र में बंदूक की गोली मिल रही है हमारे लोगों को। 13 साल की आदिवासी लड़की हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है। क्यों?
ऐसी क्या मजबूरी है? कौन से समाज की लड़की हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है इस देश में, बताइए? उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। हमारे नेता जितने भी हैं, चाहे कितने भी बड़े पद में होंगे, मैं बुरा लगेगा चलेगा, हमारे आदिवासी नेताओं को पार्टी के लोग भी इज्जत नहीं देते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसके पीछे समाज नहीं है। हमारे नेता समाज के बीच में पकड़ के समाज को विश्वास में लेके पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज और नेताओं के बीच में गैप आ गई है। वो गैप को कम करना पड़ेगा। तुमको खत्म करने के लिए इस देश में आरएसएस जैसा मिशन खड़े कर दिए। तुमको खुलेआम वनवासी बोलते हैं, तुमको आदिवासी नहीं बोलते हैं, इस देश का मालिक नहीं बोलते हैं। टंटा भील अपने एक एक आदमी को मालिक बोलता था। घबराते थे टंटा भील के आंदोलन से लोग, टंटा भील का नाम लेते थे तो कपते थे लोग। ये हालत थी। आज तो तुमको खुलेआम वनवासी बोल रहे हैं और अपने ईमानदार लोग काम भी कर रहे हैं। कहां काम कर रहा है? तो वनवासी आश्रम में काम कर रहा हूं। कहां कर रहा है? तो फलाना। अरे तेरा स्वाभिमान कब जागेगा? अपना ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के तुम्हारे सामने खड़ा है, लड़ोगे किसके साथ? आज बहुत विपरीत परिस्थिति है। ये जो भीड़ जमी है, आपको घर जाके सोचना पड़ेगा कि जिस दिन आपकी आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी, जिस दिन भीलों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, भील वंश के लोगों को, आप खाना क्या खाओगे, रहोगे कैसे, तुमको क्या मिलेगा? इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज के साथ में हो रहा है तो भी चुप है, हम खामोश है। बस समाज सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहां समाज का स्थान भगवान से बड़ा है। समाज है करके आप ऑफिसर हो, समाज है करके आप मंत्री हो, समाज है करके आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। समाज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे भाई? भगवान बिरसा मुंडा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि 147 साल के बाद में टंटा भील के एरिया में बिरसा मुंडा की स्थापना हो रही है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कोई नहीं डर रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर आदिवासी, दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, वो भारत के मूल मालिक है, वो इस देश के आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोलता है जनजाति है। अरे आप हमको पुकार क्यों नहीं रहे भाई? इन दोनों से क्या मैसेज जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आदिवासी को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आदिवासी, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जनजाति। यानी संविधान का क्या स्थान है यहाँ? सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थान है यहाँ? और किसको बोल रहे हैं? उसके बदन पे कपड़े नहीं है, वो खामोश समाज है। ऐसे वक्त जब कोई पार्टी आदिवासियों के साथ में नहीं है, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया इस बात का, ऐसे वक्त जब तुम्हारे नेता, बड़े नेता तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे नेताओं का दबाव नहीं है, समाज का दबाव नहीं है, ऐसे वक्त जब समाज का अधिकारी, कर्मचारी मेरे को कंटिन्यू बोल रहे हैं कि अम्मा को, आज उसको लग रहा है उसको बोल रहे हैं। तो मेरा ऐसा था साथियों, हम लोगों को आए दिन एक दिमाग में डाला जा रहा है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी क्रिश्चियन है, आदिवासी मुस्लिम है। नहीं, आदिवासी आदिवासी है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसके अपने एक अलग अधिकार है। जब भगवान इस देश में पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है इस देश में, यह सच्चाई है। आपको अभिमान के साथ बोलना है। जिस वक्त आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, मुसलमान बोलते हो, आप धार्मिक बन जाते हो,
लेकिन जिस क्षण आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक बन जाते हो। एक नंगा भूखा आदमी प्रधानमंत्री के सामने भी खड़े रहकर बोले कि मैं आदिवासी हूं, इस देश का मालिक हूं। आप इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मैं देश का मालिक हूं। ये बड़ी चीज है। अब एक नया षड्यंत्र चालू हो गया है। बोला जा रहा है संस्कृत देश की पहली भाषा है। संस्कृत देश की पहली भाषा है, तो भिल्ली भाषा, गोंडी भाषा, मुंडा भाषा कहां गई? अगर संस्कृत देश की पहली भाषा है तो ब्राह्मण भाई पहला आदमी हो गया, आदिवासी कहां गया? एक अलग टाइप का आंदोलन चल रहा है इस देश में, जिसको समझने की जरूरत है। आपको बड़े सोच समझ के आगे का कदम उठाना है भाइयों, और यह केवल राजनीति से नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक सेना की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक कैडर की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक मिशन की जरूरत पड़ेगी। आज पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर आदिवासियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूरे देश के आदिवासियों की नजर आपके ऊपर है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी क्या कर रहा है। जो आंदोलन मध्य प्रदेश के आदिवासी कराएगा, वो पूरे देश के आदिवासियों का आंदोलन होगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, यहाँ के नेताओं पे बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि आप उस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है आदिवासियों का। मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या पर्याय है, हमारे सामने विकल्प क्या है, इस बात पे सोचना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग भी मंच पे आके बात कर रहे हैं। पोरलाल दादा आपके बात किया, अच्छी बात, लेकिन इन पर जब एक्शन होती है, हमारे अधिकारियों पे एक्शन होती है, तो कोई हमारे पास साधन नहीं है। बुरा नहीं मानना, कांग्रेस के भी लोग मदद नहीं कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े ऑफिसर्स बेचारे पर ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका सब कुछ उनके तकलीफें झेल रहे हैं। ऑफिसरों की ट्रांसफर खुलेआम हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कोई नहीं बोल रहा उनके लिए। इस बात पे सोचने की जरूरत है। विद्यार्थी बैठे बेचारे 3-3, 4-4 साल से वो एमपीपीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। लड़के बैठे, कम से कम 5.5 लाख आदिवासी लड़के मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। 5.5 लाख ग्रेजुएट लड़के, बाकी की तो भीड़ अलग ही है। आपके पास काम नहीं है, आपके पास आरक्षण नहीं रहेगा, आपके पास जमीन नहीं रहेगी, आप करोगे क्या? यहां से मध्य प्रदेश का आदमी नागपुर में, उधर आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में गड्ढे खोदने जाता है। सबसे ज्यादा गड्ढे खोदने का काम आदिवासी करते हैं, चाहे गोंड हो, भील हो, कोरकू हो, सहारिया हो, ये सभी वही काम करते हैं। अब तो गड्ढे खोदने की भी मशीन आ गई है, वो भी काम तुम्हारे हाथ में नहीं है। काम कौन सा करोगे तुम? जिंदा कैसे रहोगे? अपनी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी? यह प्रश्न हमारे सामने है। आज के मौके पर मैं आप लोगों से सिर्फ 2 सवाल करूंगा कि पहले यह तय हो जाए कि इस महाभयंकर परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, यहां तय होना चाहिए। और दूसरा, इसका सामना करने के लिए कैसा ब्रेन होना, या तो तुम्हारे कौम का आदमी, तुम्हारा ही पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे को आगे समझाता है, रे जनजाति बोलना रे, वनवासी है ना रे। अबे टंटे मामा बेवकूफ था क्या? तू तो टंटे मामा का भी बाप हो गया, बिरसा मुंडा का भी बाप हो गया, तू तो सुप्रीम कोर्ट का भी बाप हो गया। अपनी कौम के लिए खुद को आदिवासी बोलने से डरता क्यों है? इस देश का मालिक बोलने से डरता क्यों है? क्या बात है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रिवेशन है। आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी भी नहीं मानते। भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, ऐसा जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो देश मान लेता है, सरकार मान लेती है, वहां पे मंदिर बन जाता है। लेकिन 2010-11 में आदिवासी इस देश के मालिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। बावजूद उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार नहीं बोलती है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। आप आदिवासी हो ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद।
आप कौन सा कोर्ट में जाओगे? आप इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है क्या? आप कौन से कोर्ट में लड़ाई लड़ोगे बताइए? हमारे नेता पार्लियामेंट में जाओ, उनसे पूछने, अरे मेरे को पार्टी प्रमुख से पूछना पड़ेगा। अबे तो समाज से वोट मांगते वक्त पार्टी प्रमुख से पूछ के आया था क्या? काय का पार्टी प्रमुख है? इस देश में जो भी पार्टी खड़ी है वो आदिवासियों के भरोसे खड़ी है। हमको डराते, आपको डराया जाता है कि आपकी जनसंख्या कम है। ये फार्मूला सभी नेता लोग अपनाते हैं आदिवासियों को दबाने के लिए। आपको बोलते हैं आप तो 7.5% है। अरे हमारी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 35% है, दे रहे क्या 35% आरक्षण? कोई बात नहीं करेगा। इस देश में कम से कम 13 से 14 राज्य आदिवासियों के हैं, जो 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य है और बाकी बीच के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। ये जो बेल्ट है ये आदिवासी बेल्ट है। आधा आदिवासी भारत आदिवासियों का है। आप लोगों को, हमारे लोगों को ये लोग जनसंख्या बताते, जमीन क्यों नहीं बताते? ये जमीन किसकी है? आदिवासियों की है। अगर आदिवासी अपने वाली पे आ जाए तो इसको कभी भी आदिवासी भारत बना देंगे। ये सच्चाई है। हमको डराया जाता है, हमारा बड़ा संगठन है फलाना, ये संगठन सबसे बड़ा है, आरएसएस सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व के 70% देशों में आदिवासी रहते हैं, हिंदू नहीं रहते। 70% देशों में आदिवासी रहते हैं। अगर आपने ईमानदारी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को जोड़ लिया तो विश्व का कोई भी धर्म, कोई भी संगठन आदिवासियों से बड़ा संगठन हो नहीं सकता। उस लेवल पे सोचो। अब तुमको राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संविधान में भी सुरक्षा की जरूरत है अगर जिंदा रहना है इस देश में। तो एक मुस्लिम भाई को कुछ होता है तो पूरे विश्व के मुसलमान चिल्लाते हैं, एक क्रिश्चियन भाई को कुछ होता है तो पूरे विश्व के क्रिश्चियन चिल्लाते हैं, एक हिंदू भाई को कुछ होता है तो विश्व के हिंदू चिल्लाते हैं। आदिवासी को कुछ होता है तो कौन चिल्लाता है? अरे यहां पर बड़वानी में कुछ होता है तो अलीराजपुर का आदमी यहां नहीं आता, बाजू वाला नहीं चिल्लाता। इसको समाज बोलते हैं। मेरे को आते आते 2 लोग मिले अभी, अरे अपन तो राजा थे, अपना तो राज था, अपन भील वंश के राजा है। मैंने बोला रुक जाओ काका, आप आदिवासी है? बोला हाँ। बोले हाँ ये तो बड़वानी हमारा क्षेत्र है। मैंने कब्रिस्तान बताओ तुम्हारा कहाँ है? अबे तुमको जीने के लिए तो छोड़ो, मरने के लिए भी जगह नहीं है यार। ये हालत कर दी है आदिवासी समाज की। यहाँ पे सब जितने लोग बाहर से आए मध्य प्रदेश में, उनके पास 100-100 एकड़ जमीन है उनके समाज के लिए। आपके समाज के लिए 25 एकड़ जमीन है क्या जहां पे पूरा समाज खड़ा हो जाए? क्यों नहीं कर सके? क्या हमारे नेता मिनिस्टर नहीं थे? अरे पूरे आदिवासी एक जगह हो जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार वन साइड हो जाए। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाले समाज को किसी ने 25 एकड़ जमीन दान नहीं किया। भाई तुम्हारे सामने मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पे सभी समाज के लोगों के पास में 100-100 एकड़ जमीन है, मेरे पास प्रूफ है उसकी। तुम्हारे लिए क्या है? 20 एकड़ जमीन सरकार ने तुमको नहीं दी एक जगह आने के लिए। मेरे ख्याल से ये जमीन किसकी है? आदिवासी की है क्या? तुमको समाज के लिए दी गई है क्या? ये तो जुगाड़ करके तुमने यहां कार्यक्रम लिए होंगे, सही बात है कि नहीं? हाँ, नहीं तो अपने पास तो जमीन भी नहीं है। मेरे भाइयों, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती जो सच है वो बोलने का, क्योंकि आज ऐसा दिन है जिसने सच बोलने पर फांसी पे लटकाया गया था उसको। क्या रिश्ता था आपसे? टंटा मामा को जब पूछे कि भैया तेरे को फांसी देने वाले हैं
आखिरी वक्त किससे मिलना चाहता है? 16 यानी 27 साल से उसने अपने परिवार को नहीं देखा था, उनकी बहन को नहीं पहचानता था, सामने खड़ी थी बहन, उसको भी नहीं पहचानता था टंटा मामा। जब उनको पूछे आप किससे मिलना चाहते हो, तो टंटा मामा ने बोला मैंने जिनके लिए लड़ाई लड़ा, जो मेरे मालिक है, जो मेरे भगवान है, मेरे समाज को एक बार देखना चाहता हूं। मेरे को बताइए ऐसा कौन सा आदमी है टंटा मामा के बाद में जो ऐसे बयान देता है? अबे अच्छे की भक्ति है, अपने अधिकारी डरते हैं कि टंटा मामा की फोटो लगा दूंगा मेरे रूम में तो सब लोग मेरे को डकैत बोलेंगे। अबे तू नौकरी पे टंटा मामा की वजह से है। ये जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है जिसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते हैं, ये एक्ट पर अमेंडमेंट ब्रिटेन में हुआ टंटा मामा की वजह से हुआ। रेंगा कोरकू को टंटा मामा ने बोला कि बोलो अंग्रेजों को कि अगर तुमको टंटा भील को पकड़ना है तो यहां पर आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करो। वहां से शुरुआत हुई आदिवासियों को सरकारी नौकरी पे भर्ती का, और वो सरकारी नौकरी पर वहां से शुरुआत हुई तुम्हारी, यानी तुमको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि तुम क्रिमिनल ट्राइबल थे। आज तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह दाखिल है तो तुमको गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी मेरे भाई। ये एहसान है टंटा मामा का। मैं बिरसा मुंडा के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूं। मेरे को चिट्ठी दे दिए, मेरे को यहां आने के लिए 16 घंटे लगे, जाने के लिए 16 घंटे लगेंगे और बोलने के लिए 16 मिनट भी नहीं लगे। उनकी गलती नहीं है, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। कम शब्दों में ज्यादा बात करो बोल रहे हो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। और मैं उनकी बात को समझ गया हूं, उनकी भावनाओं को समझ गया हूं। मैं सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा। टंटा भील के बारे में मैं बताया आपको, लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में बताना चाहता हूं। 25 साल की उम्र, मुझ की कौम नहीं फूटती है। उस उम्र में वो तुम्हारी कौम के लिए लड़ रहा था, उस उम्र में हमारे समाज के लिए, देश के लिए लड़ रहा था। देश में ऐसे स्वतंत्र सेनानी का नाम बताओ जो 25 साल में देश की स्वतंत्रता के लड़ रहा था। इतनी बड़ी लड़ाई। बिरसा मुंडा के आंदोलन में 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल की बूढ़ी भी शहीद हुई है। गांधी जी बाद में आए, ये सच्चाई है। गांधी जी तो कोर्ट एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में, वहां पर आए थे वो। ऐसे ही बहुत बड़ा मंच था, इतने सारे लोग थे और बोर्ड लगा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी बिल्कुल देख लिए और बोले एक आदिवासी को बुला के कि ये कितने लोगों के नाम है? तो वो आदमी खड़े हुआ, गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। अरे मेरे बाप रे, इतना नाम? ये क्या करते थे? कितनी उम्र थी? तो उनकी 25 साल उम्र है। और गांधी जी की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर 25 साल की उम्र में इतना बड़ा क्या? तो उन्होंने बताया उनकी लड़ाई थी, ये जो लड़ाई लिखी हुई है, आबुआ दिसुम आबुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज, गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज। गांधी जी ने जब सुना और बोला इसी चीज की आज हमको जरूरत है, वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखे गांधी जी ने। वो कोट पैंट उतारे, लंगोटी पहने, आज भी झारखंड में जाके देख लीजिए आप, वैसी धोती और लंगोटी पहनते हैं जो बिरसा मुंडा के अनुयायी लोग हैं। गांधी जी ने वही धोती पहनी और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। जिस गांधी जी को आप देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं, उसने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। अगर गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आ जाए, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उस पर कोई देश में बात करना नहीं चाहता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो देश के दूसरे नंबर में सबसे बड़े नेता कहलाए जाते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया,
वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े और आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के खिलाफ में सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो आपको संविधान भी दिखाई नहीं देता इस देश में। उस बाबा साहब ने भी गोदावरी के आंदोलन में बिरसा मुंडा को अपना आदर्श माना। अगर यह बात सही है, देश के दो बड़े नेता गांधी जी और अब बाबा साहब आंबेडकर, ये लोग भी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं और बिरसा मुंडा ने टंटे मामा से प्रेरणा लिया, तो टंटे मामा कितनी बड़ी चीज होगी ये सोचो। तुम किसकी औलाद हो ये सोचो, तुम्हारे खून में किसका असर है ये सोचो, तुम कौन हो ये सोचो, अपने स्वाभिमान को जगाओ। बिरसा मुंडा को ऐसा फैलाया गया, फांसी दी गई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट बोलती है कि उनकी चमड़ी निकाली गई। रात भर उनकी चमड़ी निकाल रहे थे और बोल रहे थे कि बोल तू देश का आदिवासी नहीं है, इस जमीन का मालिक नहीं है, तू लिख के दे दे तेरी सजा माफ कर देंगे। आपको एक चीटी काटती है तो कैसा लगता है, लेकिन बिरसा मुंडा की तो रात भर खाल निकाली जा रही थी, फिर भी मर गया बिरसा मुंडा, हमारे लिए मर गया, लेकिन आखिरी तक बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मैं इस कौम के लिए जितने बार पैदा होगा उतनी बार अपनी कौम के लिए लड़ूंगा, यहां के गरीबों के लिए लड़ूंगा, यहां के मजदूरों के लिए लड़ूंगा। अबे ऐसी लड़ाई तो देश में किसी क्रांतिकारी ने नहीं लड़ा। टंटे मामा जैसा तो कोई क्रांतिकारी हुआ ही नहीं जिसने सशस्त्र संघर्ष 16 साल तक के किया, क्योंकि ये आदिवासी थे। 142 साल लग गए आदिवासियों के इतिहास को यहां तक पहुंचने के लिए। बिरसा मुंडा को 147 साल लग गए अपने समाज में आने के लिए। माधुरी दीक्षित तो 2 मिनट में पहुंच जाती है, तेंदुलकर तो 2 मिनट में पहुंच जाती है। तेंदुलकर सेंचुरी मारा तो टीवी में आता, पेपर में आता, प्रधानमंत्री के घुटने में दर्द आ गया तो पेपर में आता। आज पूरे लीडिंग न्यूज़पेपर देख लो आप, सिर्फ इनकी ऐड आई, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी न्यूज़पेपर में बिरसा मुंडा और टंटा मामा के बारे में उल्लेख नहीं आया, कोई आर्टिकल नहीं आया। क्यों? कोई दखल ही नहीं लेता आदिवासियों की। तुमको सब्स्टिट्यूट ह्यूमन समझ रहे हैं, पर्याय मानो। किसी को खून होना तो आदिवासी का ले ले, किसी को किडनी होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को जमीन होना तो आदिवासी की ले ले, किसी को बेटी होना तो आदिवासी की ले ले। हमारी बच्चियों को बेचा जा रहा है। अबे बकरा बिकता है 1 लाख में, आदिवासी लड़कियों की कीमत 18,000 रुपए लगाई जाती है, जानवरों से भी कम। साला गाय का मटन आदिवासी के पास मिल गया तो बजरंग दल के लोगों ने उसको मार डाला। यही सिवनी में, मध्य प्रदेश, गाय का मटन मिला सिर्फ थैली में तो मार डाला गया। यानी गाय से इतना प्यार, और आदिवासी महिलाएं मर रही है रोज, उसका क्या? इस पर बिरसा मुंडा ने बोला था। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आपको क्योंकि आप बिरसा मुंडा की जयंती में जमा हो, आपको मालूम होना चाहिए उसकी सोच क्या है। बिरसा मुंडा ने बोला था कि गाय अगर मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। ये भाई लोग गाय को मां बोलते हैं, भैंस को मां क्यों नहीं बोलते? वो भी तो दूध देती है, क्योंकि वो काली है। अबे मां तो मां है। बिरसा मुंडा ने यही बोला था। बिरसा मुंडा ने बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष।
बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की कोई सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि अलग अलग संगठन में बढ़ गए हैं। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि जात के नाम पे बढ़ गए हैं। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, संगठन के नाम पर, नेता के नाम पे बढ़ गए हैं। ये हमारी सामाजिक समस्या है। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। और आखिरी बात बिरसा मुंडा की मैं याद कराता हूं और जा रहा हूं। बिरसा मुंडा ने बोला था, भाई कि तुम आर्थिक रूप से गरीब रहो चलेगा, लेकिन विचारों से, दिमाग से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। इस देश में सभी धर्मों का आदर करता है आदिवासी, सभी को लेके चलता है आदिवासी, लेकिन आज ऐसा समय है कोई आदिवासियों के साथ में खड़ा नहीं है। आप अकेले हो और यह बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। खुलेआम भील वंश के लोग आदिवासी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रहे हैं। ये लड़ाई कैसे लड़ोगे, ये प्रश्न है। इस पर जिस के पास में हल है वो आओ, समाज का नेतृत्व करो खुलेआम पूरे देश में। मैं ये संगठन का नेता हूं, मैं वो संगठन का नेता हूं, मैं तू इधर आ, मैं तेरे को इंटरनेशनल नेता बनाता हूं। समाज के लिए तो कुछ करो। वहां हिंदू बोलते हैं ब्राह्मणों की क्या हालत है। जो बेचारा कथा बाज के कुछ कर लेता था, आज वो बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहा है। क्या हालत है। जितने वो शौचालय रहते हैं वो शौचालय का कॉन्ट्रैक्ट ब्राह्मणों के पास में है। आज वो वाला काम कर रहे हैं क्योंकि रोजी रोटी की बात है। आपको तो वो भी काम नहीं मिलेगा। क्या करोगे तुम। इनकी नजर तुम्हारी जमीन पर है, तुम्हारी पहचान पर है। वो जानते हैं कि आदिवासियों में सबसे लड़ाकू कौम भील है, इसलिए पहले भील को ही लिस्ट से गायब करो। टीम के कैप्टन को ही खत्म करो, टीम आउट हो जाएंगे। आप लोग अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो। ये लड़के हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कैटेगराइज बनो, सोचना शुरू करो, दिमाग से गरीब मत रहो। आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, तुम्हारी तो हार जो हुई है अपने समाज की वो दिमाग से हुई है। उस लड़ाई को जीतने के लिए दिमाग तैयार करो, विचार तैयार करो, अपने ब्रेन को खुला रखो, अपने समाज का मिशन बनाओ, बिरसा का मिशन बनाओ, टंटा भील का मिशन बनाओ, बाबूराव शर्मा का, राघोजी भांगरे का मिशन बनाओ। इस देश में सबसे ज्यादा चुनौती अपने ही समाज के सामने है, अपनी कौम के सामने है। सबसे ज्यादा दुखी कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा भूख से कौन मर रहा, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा गोलियों से कौन मर रहा, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बेघर कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा विस्थापित कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा मजदूर कौन, तो आदिवासी। सबसे ज्यादा मजबूर कौन, तो आदिवासी। ये हालत है अपने समाज की। ऐसे समय समाज से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आप समाज के साथ ईमानदारी और समझदारी करो, यही मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। इन लोगों का जो मैंने ज्यादा समय लिया, इनको माफी मांगता हूं। लेकिन जितने ऑफिसर्स बोल के गए, जितने लोग बोलेंगे, एक निष्कर्ष की तरफ चलो। ऐसे तो बैठते नहीं, हम शादी में और मैयत में ही मिलते हैं, और ज्यादा ही छुआ तो ऐसे कार्यक्रम में मिलते हैं, उसमें भी आपस में बात नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छा मौका है, ये आदिवासियों की पार्लियामेंट है, ये आदिवासियों की जन संसद है। यहां अपनी बात रखो, समाज के सामने खुली बात रखो, कोई बात छुपाने का नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अंधेरे में काम नहीं होना, उजाले में होना। अगर समाज को आई लव यू बोलना है तो खुल के बोलो। आई लव यू बोलने के बाद निभाओ भी। तो मेरी आप लोगों से विनती है, सही दिशा में सोचने की तैयारी करो। बिरसा मुंडा का पुतला बिठाए हो, लेकिन बिरसा मुंडा का मिशन चलाओ, जो टंटा मामा का मिशन था। मेरी आप लोगों से विनती है, हर एक लड़का, क्योंकि आदिवासियों के खून में गद्दारी नहीं है, आदिवासियों की महिलाओं में भी वो जाबाज ताकत है।
हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक महिला, हर एक पुरुष मजदूर भी रहेगा तो समाज के सामने सब समान है, लेकिन एक सामाजिक सोच के साथ जिंदा रहो। जियो तो समाज के साथ और मरो तो समाज के साथ। जैसे टंटा मामा, हमारे जितने महापुरुष थे ये लोग किए। मेरी आप लोगों से विनती है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत प्यारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ। सबसे सीनियर नेता है बाला बच्चन दादा, एक युवा नेता है उसमें डॉक्टर ऐसे मंडलोई दादा है, जादव दादा है, लक्ष्मण सेनानी जैसे लोग हैं। भाई साहब अपन फंस गए, मकड़ी के जाल में फंस गया शेर, शेर को मकड़ी के जाल में फंसा दिए। निकलना कैसा है इसके बारे में सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए तू लड़ में कपड़े संभालता, सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। जो हंस रहे हैं उनको भी आना पड़ेगा, केवल नेताओं की तरफ उंगली दिखा के चलेगा नहीं, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। आप लोगों से मेरी विनती है, ईमानदारी से समाज का मिशन चलाओ। यही आज आप लोगों के लिए, मेरे लिए, समाज के लिए आखिरी पर्याय है। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय टंटा। आने वाले 26